आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। अक्सर आपने संसद भवन में राहुल गांधी जी को संविधान और मनुस्मृति की प्रतियां लहराते हुए देखा होगा। दोनों के बीच में विवाद भी है। राहुल जी अक्सर कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। लेकिन जो इसके पीछे मेन कारण है, 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको जानना है, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। लेकिन आपके एग्जाम के लिए यह पॉइंट्स कैसे महत्वपूर्ण है वो जान। पहली बात, इसको लेकर के डिबेट क्या है वो जानना है। इस डिबेट के रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है वो जानना है। इसका मिथ क्या है, मतलब यह रियलिटी है या एक मिथ है, उसके बारे में जानना है। इसी के साथ साथ सबसे पहले आपको जानना है कांग्रेस और बीजेपी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा में क्या अंतर है। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस इस देश को इंडिया के नाम से पुकारती है तो बीजेपी भारत के नाम से। बात आती है राज्य की, कांग्रेस का अप्रोच है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट और बीजेपी का अप्रोच है कल्चरल स्टेट। ये दो शब्द हैं जिनके बारे में आपको जानना है। स्टेट तो है ही, एक शब्द होता है कंट्री, दूसरा शब्द होता है स्टेट और तीसरा शब्द होता है नेशन। तो बीजेपी या ये कहिए एनडीए गवर्नमेंट इसी सांस्कृतिक राष्ट्र या सांस्कृतिक राज्य की बात करती है, और एक शब्द है कल्चरल स्टेट या कल्चरल नेशन। ये दोनों के आइडियोलॉजी में सबसे बड़ा अंतर है। तीसरा, कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो सेकुलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की विचारधारा है, और बीजेपी की आइडियोलॉजी है नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद शब्द आपने सुना भी होगा। आगे देखिएगा तो दोनों लोग कई सारे नामों से अपने आप को पुकारते हैं। खुद को सेकुलरिज्म बोलते हैं, खुद को नेहरू जी के द्वारा बनाए गए भारत, आइडिया ऑफ इंडिया, मतलब भारत की विचारधारा, उससे जोड़ते हैं। अपने आप को मिली जुली संस्कृति से भी जोड़ते हैं और गंगा जमुना तहजीब से। कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, आइडिया ऑफ इंडिया, सेकुलरिज्म, मिली जुली संस्कृति और गंगा जमुना तहजीब। ये है कांग्रेस की विचारधारा। दूसरी एक विचारधारा है वो है बीजेपी, कि स्वयं को भारत कहते हैं और राज्य का ये कल्चरल एस्पेक्ट, सांस्कृतिक राष्ट्र या सांस्कृतिक राज्य शब्द प्रयोग करते हैं, इसलिए मैंने व्हाइट से कट करके लिखा है। इनकी आइडियोलॉजी है राष्ट्रवाद, एक भारत श्रेष्ठ भारत, या खुद को कभी सनातन राष्ट्र या हिंदुत्व की विचारधारा। सबकी बातें एक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी में। आगे देखते हैं तो मान लीजिए जो ये कांग्रेस का जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि स्टेट से आप क्या समझते हैं, या पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का क्या मतलब है। खासकर आपके पॉलिटी का क्वेश्चन हो या देश के बारे में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के सेक्शन हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट के बारे में बात करते हैं तो ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, देश के एक पॉलिटिकल पार्टी की। इनके अनुसार भारत एक राज्य है, राष्ट्र नहीं। ये पॉइंट आपको जानना है। अक्सर राहुल बाबा या राहुल गांधी क्यों ये बात कहते हैं कि भारत एक राज्य है, राष्ट्र नहीं। तीसरी, भारत को ब्रिटिशर्स ने एक किया। कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो उसके पीछे यही मानते हैं क्या, कि भारत टुकड़ों में बिखरा था, भारत कभी एक देश नहीं था, भारत कई सारे राष्ट्रों का कुनबा था। ब्रिटिशर्स ने इनको एक साथ ज्वाइंट्स किया और ब्रिटिशर्स ने ही भारत को मॉडर्न बनाया। मॉडर्निटी के इंडिकेटर क्या है? एजुकेशन है, इंग्लिश एजुकेशन, रेलवे है, कम्युनिकेशन के सेक्टर है, पोस्ट ऑफिस है, पीडब्ल्यूडी है, रोडवेज है, वगैरह वगैरह। ठीक उसी तरह भारत इंडिया है और इंडिया ही रहना चाहिए। 1947 के बाद से जो कांग्रेस की विचारधारा आई वो यही आई। कहने का मतलब है इस देश का नाम इंडिया है और इंडिया ही रहना चाहिए, भारत को इग्नोर किया गया। या कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ यही कहा गया भारत जो कि इंडिया है, लेकिन हर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पे कहीं भी संबोधन में भारत का नाम नहीं था, इंडिया का नाम था। उसके बाद कांग्रेस की आइडियोलॉजी है कि बात संविधान की हो, राज व्यवस्था की हो, माइनॉरिटीज की हो, जम्मू एंड कश्मीर की हो या नॉर्थ ईस्ट की हो, सब ठीक है, इसमें चेंज की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का आज जो कहना है कि जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, लिखा हुआ है, उसमें चेंज की जरूरत नहीं है। खुद इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में कितना बड़ा चेंज हुआ इसके ऊपर वो लोग बात नहीं करते हैं। या 110 तक अमेंडमेंट हो चुके हैं संविधान संशोधन, उन मुद्दों के ऊपर भी बात नहीं होती है। इंडिया को सेकुलर रहना ही है। तो ये है
कांग्रेस का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, कांग्रेस की विचारधारा इस विचारधारा में है कि इस देश का शासन संविधान से चलेगा। इस देश को ब्रिटिशर्स ने एक किया। भारत कभी एक कोई राष्ट्र या देश जैसा कुछ था ही नहीं। भारत को जो कुछ भी किया वो ब्रिटिशर्स ने किया। संविधान में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीजें ठीक हैं। J&K भी ठीक है। जम्मू कश्मीर के अलावा माइनॉरिटीज की क्या स्थिति है वो भी ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है वो भी ठीक है। माइनॉरिटीज को लेकर के इतना क्या क्या डिफरेंसेस हो रहा है सब ठीक है। वक्फ कानून भी ठीक है, वगैरह वगैरह। मोटे तौर पर जो आइडियोलॉजी है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की वो ये है। ध्यान रखिएगा, समझाने के लिए कई बार हम जैसे शिक्षक कई सारी बातें कहते हैं, लेकिन जब आप चीजों को समझते हैं और जब लिखते हैं तो इसमें कोई भी ऐसे पॉइंट्स नहीं होनी चाहिए जो आउट ऑफ टॉपिक हो या जिससे आपका बायसनेस या पूर्वाग्रह झलके कि या तो आप कांग्रेस के विरोधी हैं या फिर आप कांग्रेस के समर्थक हैं। इस तरह का कोई आइडियोलॉजी नहीं झलकना चाहिए। अब बात करते हैं बीजेपी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में सांस्कृतिक राज्य या सांस्कृतिक राष्ट्र की। जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है या बीजेपी की आइडियोलॉजी है, इस विचारधारा के अनुसार भारत एक राष्ट्र है जिसका अस्तित्व हजारों वर्ष पुराना है। ध्यान रखिएगा, भारत एक राष्ट्र है जिसका अस्तित्व हजारों वर्ष पुराना है। इसे ब्रिटिशर्स ने एक नहीं किया, इस पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया। ब्रिटिशर्स ने अपने शासन के फायदे के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए और भी कई तरह की बातें। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ कब्जा किया, शासन किया। हम एक थे क्योंकि हमारी संस्कृति एक है। चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत हो, चाहे वो पश्चिम भारत हो, हम एक हैं क्योंकि हमारी संस्कृति एक है। देश संविधान से चलेगा बट इसमें चेंज होना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा, देश संविधान से चलेगा बट इसमें चेंज होना आवश्यक है। चेंज क्यों होना चाहिए? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कई सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जो आज भी हमारे देश के सिस्टम में चलते हैं। क्या? देखिए, बात धर्मनिरपेक्षता की है तो खुल के कहते हैं कि भारत विरोधी है और शत्रु की भूमिका है। इंडिया टुडे के पूर्व संपादक प्रभु चावला जी ने एक बात कही थी कि देश में समय समय पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनते हैं। पिछले 10 सालों में एनडीए गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में पॉलिटिकल हिस्ट्री से एक शब्द गायब हो चुका है, वो है सेकुलरिज्म। खैर, एक ही चीज है। इनके अनुसार भारत एक स्वभावी राष्ट्र है, भारत संस्कृति है इसका आधार, और इसके साथ साथ और भी कहते हैं कि शक्तिशाली राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र के शत्रु को पहचानिए और राष्ट्र का आधार संस्कृति होना चाहिए। इसके साथ साथ भारत के बारे में जो शासन है वो संविधान से चलेगा और व्यवहार और संबंध वो संस्कृति से चलेगा। देखिए, यही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में, जहां कांग्रेस कहती है कि बस संविधान संविधान संविधान, बीजेपी वाले या कल्चरल स्टेट वाले कहते हैं कि इस देश का शासन तो संविधान से चलेगा, लेकिन लोगों के जो आपसी व्यवहार हैं, संबंध हैं, उनका आधार संस्कृति होगा। मतलब उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग, पूरब के लोग, पश्चिम के लोग एक साथ अगर जुड़ते हैं तो वो संस्कृति होगी। जैसे कुंभ मेला, जैसे दक्षिण का पोंगल, जैसे ओणम, ऐसी कई तरह की बातें। आगे और देखिए, बात कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की, बात कल्चरल नेशंस की, दोनों में मैंने डिफरेंसेस किया है। कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस वाले कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट वाले कहते हैं जो है ठीक है, बदलाव नहीं हो। वहीं कल्चरल स्टेट वाले कहते हैं इसमें ब्रिटिश प्रभाव झलक रहा है, इसमें चेंज या अमेंडमेंट होना चाहिए। पहली आइडियोलॉजिकल अंतर। दूसरा, सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी। जरूरी है, आत्मा है भारत की, यह भारत की पहचान है, ये कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट या कांग्रेस वाले। ठीक उसी तरह बीजेपी वाले कहते हैं कि यह भारत विरोधी है और इसके लिए एक नाम भी दिया है, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस। ठीक उसी तरह जम्मू कश्मीर, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट वाले कहते हैं हमने वादा किया था, यह देश के लिए जरूरी है। वहीं बीजेपी या कल्चरल स्टेट या नेशन वाले कहते हैं कि 370 खत्म करो, 35 खत्म करो, और खत्म हो चुका है। आगे आइए, माइनॉरिटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट वाले कहते हैं कि इनको विशेष संरक्षण की, प्रोत्साहन की जरूरत है। वहीं कल्चरल स्टेट वाले कहते हैं कि देश जब सेकुलर है तो फिर माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी का अंतर क्यों है? अर्थात माइनॉरिटी है तो इसको डिफाइन करिए, कौन है माइनॉरिटी, इनका दर्जा किस प्रकार होगा उसका भी मूल्यांकन करिए। और तीसरा, जब देश में ऑलरेडी सारे प्रकार के अधिकार दिए गए हैं तो इक्वल होना चाहिए,
अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का विरोध नहीं होना चाहिए। एक बात और भी कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 5% से कम पॉपुलेशन होने वाले पर लोगों को माइनॉरिटीज का दर्जा यूएन की परिभाषा के अनुसार दिया जाता है। तो भारत के संविधान में सेकुलरिज्म शब्द जरूर है, बट सेकुलरिज्म का कैलकुलेशन कैसे होगा, कौन होगा, आधार क्या होगा, उसके इंडिकेटर्स क्या होंगे, इसके बारे में गहन चुप्पी छाई हुई है। आगे देखिए, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट वाले कहते हैं जो है सो ठीक है, मतलब कॉलेजियम सिस्टम ठीक है, अंकल जज सिंड्रोम जो जजों की नियुक्ति में होता है वो भी ठीक है। कल्चरल स्टेट वाले कहते हैं सुधार जरूरी है, इसीलिए यहां पर नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी की बात हो रही है। केंद्र राज्य संबंध, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट वाले कहते हैं जो है ठीक है, कल्चरल स्टेट वाले फिर कहते हैं कि इसमें सुधार की जरूरत है। राज्य और केंद्र के बीच में संबंधों में दोहराव नहीं होना चाहिए, राज्य और केंद्र के बीच में आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, भले ये कल्चरल स्टेट या आइडिया ऑफ नेशनलिज्म या बीजेपी वाली कहते हो, लेकिन राज्यपालों का प्रयोग गलत हो रहा है, सीबीआई का प्रयोग गलत हो रहा है, ईडी का प्रयोग भी गलत हो रहा है, लेकिन ये पब्लिकली जरूर कहते हैं कि हाँ 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 सब सही होना चाहिए। आगे देखिए, वेलफेयर स्टेट, ये कहते हैं कि जो है सब ठीक है, मतलब जिस तरह राशन का, कोटा का, परमिट का फ्री 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 मिलता रहे वो ठीक है। ये कहते हैं कि इसमें एस्टिमेट करिए, मूल्यांकन करिए, जरूरी करिए, वगैरह वगैरह। फिर धर्म संबंधी विचारधारा, इनका कहना है मुस्लिम समाज का ख्याल रखा जाए, मुस्लिम फर्स्ट, मनमोहन जी का रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेड है। कल्चरल स्टेट वाले कहते हैं कि हिंदू सनातन फर्स्ट। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की प्राथमिकता में माइनॉरिटीज था, कल्चरल स्टेट की प्राथमिकता में मेजॉरिटी दिख रहा है। आगे देखिए, धर्म संबंधी मामलों के बाद यूसीसी, एनआरसी, सीएए, ये कहते हैं आवश्यक नहीं है, कभी इसके ऊपर गहन चुप्पी छाए रहते हैं, ये कहते हैं कि ये जरूरी है देश के लिए। तो ये दो बेसिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में इतने अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले भी हमने कल्चरल स्टेट के 7-8 पॉइंट्स बताए, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट मतलब कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बताया, फिर यहां थोड़े से कांग्रेस बीजेपी को बताने के बाद अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, फिर कल्चरल स्टेट, और फिर कुछ विशेष इंडिकेटर से दोनों के बीच में अंतर। थोड़ा सा और जानते हैं कि 2014 के बाद भारत की राजनीति में क्या परिवर्तन आया। ध्यान रखिएगा, जैसे ही 2014 से सत्ता बदली, अब हम 2025 में हैं, तो कुछ शब्द गढ़े गए। हिंदू तालिबान, असहिष्णु भारत, इनटॉलरेंट इंडिया, हिंदू पाकिस्तान, फांसीवादी सरकार, मुस्लिम डरा हुआ है, हिंदूवादी सरकार, एंटी सेकुलर सरकार, मनुवादी सरकार। ठीक है जी। इसके साथ साथ जो मोदी गवर्नमेंट का पक्ष लेते थे, गोदी मीडिया, पेड मीडिया, मोदी मीडिया, भक्त और वानर, ये कुछ कुछ शब्द सोशल मीडिया पर आपने जरूर सुने होंगे। अब मैं आगे बताता हूं इसमें से क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है। अब चूंकि हम टीचर हैं तो चीजों को समझाने के लिए आपको वो सारी बातें बतानी पड़ती हैं जो आपने पिछले 10 या 11 सालों में देखा। अब आते हैं बीजेपी या सरकार वाले, वो क्या कहते हैं कि जो इस तरह की आइडियोलॉजी को बोलता है वो खुद ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस है, वो भारत विरोधी है, फिर वो भारत विरोधी ताकतें हैं, तीसरा वो अर्बन नक्सल है, चौथा वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, पांचवा वो भारत के शत्रु या गद्दार है, छठा मुस्लिम भारत समर्थक नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये कई बार बोला गया है, डायरेक्टली तो ना बोले लेकिन इनडायरेक्टली तो कई बार कहा गया है। फिर उनको पाकिस्तानी चीन फंडेड सरकार भी बोला जाता है, फिर उनको देश धर्म संस्कृति विरोधी सरकार भी बोला जाता है, और अब जॉर्ज सोरस के फंडेड वाले भारत विरोधी विचारधारा वाले कहा जा रहा है। कहने का मतलब अभी आप राहुल बाबा कांग्रेस के जो लीडर हैं वो बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट को मनुवादी सरकार बोलते हैं, तो इधर गवर्नमेंट वाले या बीजेपी वाले उनको भारत विरोधी विचारधारा वाले बोलते हैं। और जो लोग इस मीडिया को उठाते हैं, खुद को सेकुलर मीडिया, बिंदी गैंग, सोरेस एजेंट, हिंदू विरोधी, देश विरोधी, जिहादी समर्थक, ये कई अलग अलग शब्द हैं जो कि राजनीतिक विचारधारा में प्रयोग हुए हैं या हो रहे हैं या होते हुए आप देखते हैं। अब जो
संविधान बनाम मनुस्मृति की आज लड़ाई है वो यही है कि इंडिया या यूपीए ग्रुप, अब तो इंडिया भी खत्म हो गया, यूपीए भी खत्म हो गया, ये वक्तव्य देते हैं कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ओबीसी एसटी के अधिकार खत्म कर देंगे, देश में ब्राह्मणवाद लागू हो जाएगा, मनुवाद लागू हो जाएगा। चौथी जो विचारधारा है, मुस्लिम मस्जिद को मंदिर बना देंगे या गृह युद्ध करा देंगे या हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे या तिरंगा को भगवा कर देंगे। कहने का मतलब है जो विपक्ष या जो मनुवाद का नारा देते हैं या जो बीजेपी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर कमेंट होता है या जो देश में विचारधारा सरकार की है, उसके ऊपर 6 प्रमुख आरोप लगते हैं कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे, विशेष दर्जे को भी खत्म कर देंगे, देश में ब्राह्मणवाद मनुवाद को लागू करेंगे, मुस्लिमों के मस्जिद को मंदिर घोषित कर देंगे, गृह युद्ध में धकेल देंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, तिरंगे को बदल के भगवा कर देंगे। ये है। दूसरी तरफ सरकार के पक्षधर बताते हैं कि यह वोट बैंक पाने का एक हथकंडा है, यह ओबीसी एससी एसटी मुस्लिम लामबंदी की एक नई रणनीति है, यह ध्रुवीकरण किया जा रहा है, यह अपना जनाधार बढ़ाया जा रहा है, यह आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति है। देश के लोग समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या चल रहा है या इसके पीछे क्या हो रहा है। अब मैं बात करता हूं कि इतने सारे एजेंडे के बाद प्रश्न कैसे आएगा। आप अगर पेपर उठा करके देखते हैं तो हमेशा प्रश्न आता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, फिर एक बार प्रश्न आया आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से, फिर एक प्रश्न आया कि भारत की राजनीति की प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन या आइडियोलॉजी क्या है, उसके बारे में कमेंट करिए। कहने का मतलब है प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट वर्सेस कल्चरल स्टेट्स के कॉन्सेप्ट का एस्टिमेट करिए, मूल्यांकन करिए। क्या लिखेंगे आप? फिर राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रभाव का मूल्यांकन करिए, फिर राजनीतिक दलों की विचारधारा का मूल्यांकन करिए, या फिर वर्तमान राजनीतिक संस्कृति पर कमेंट करिए, या फिर संविधान बनाम मनुस्मृति संबंधी विवाद पर आप अपना मत दें। यह राजनीतिक विवाद को केंद्र क्यों बन रहा है? अब सबसे बड़ी बात, ये जो 5 प्रश्न है इनका उत्तर कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने इसके पहले की ये सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्रमबद्ध रूप में नहीं पढ़ा कि डिस्प्यूट्स क्या है, डिस्प्यूट के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है, रियलिटी क्या है, कांग्रेस एंड बीजेपी की आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस क्या है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का मतलब क्या है, कल्चरल स्टेट का मतलब क्या है, कांग्रेस या बीजेपी या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट और कल्चरल स्टेट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स में लास्ट 10 ईयर से या 11 ईयर से मेजर चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन और मनुस्मृति के बीच में क्या आरोप और प्रत्यारोप हो रहा है, और प्रश्न चाहे मेंस में हो चाहे इंटरव्यू में हो कैसे पूछे जाएंगे, इसके बारे में अगर क्लियरिटी नहीं है तो आप उत्तर नहीं लिख पाएंगे। आप लक्ष्मीकांत उठा के देख लीजिए, या फिर टॉप मोस्ट कोचिंग के नोट्स भी उठा के देख लीजिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रिपेयर्ड मार्केट में बिकने वाले नोट्स को भी देख लीजिए, उसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखा रहेगा। प्रश्न जहां से पूछ रहे हैं वो कहीं नहीं मिलेगा। जरा उठा के देख लीजिए, डिफाइन हिंदुत्व एंड व्हाट इज द रोल ऑफ हिंदुत्व इन इंडियन पॉलिटिक्स, बीपीएससी में आया है, जरा प्रश्न उठा के देख लीजिए, कहीं मिल जाए। ठीक उसी तरह आईएएस में पिछले 5 सालों में जीएस2 में जो भी प्रश्न आए हैं जरा उसको देखिए, उनके उत्तर हैं नहीं है। जो गलती करते हैं बच्चे वो क्या करते हैं देखिए। सबसे बड़ी बात क्या गलती करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिख देते हैं, वो आरोप प्रत्यारोप जो हो रहा है वो स्वयं लिख देते हैं, वो उत्तर, उनका जो उत्तर होता है ना वो एक पत्रकार की तरह होता है, वो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए किसी व्यक्ति की तरह होता है, किसी सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट की तरह नहीं होता। वो न्यूज एंकर की तरह लिख देते हैं और उनका उत्तर खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। वो नोट्स को रटते हैं और वही जाके टिप आते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 5 पॉइंट है जो आपको अपने आंसर में आना चाहिए कि एक तो बायसनेस कहीं नहीं झलकना चाहिए कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। दूसरा पॉइंट निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब ना आप कांग्रेस के एजेंट हैं ना आप बीजेपी के। तीसरा पॉइंट कि आपके पास फैक्ट होनी चाहिए और रिपोर्ट्स होना चाहिए और आप उसमें स्टेटमेंट्स को भी मेंशन करें। चौथा पॉइंट एनालिटिकल होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, कम से कम 4 से 5 पॉइंट कि ये
बात ऐसे आ रही है, उसके पीछे ये लॉजिक है। और छठा पॉइंट कि आपका उत्तर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा उम्मीद परक होना चाहिए, हमेशा भविष्य को देख के अनुसार लिखा जाना चाहिए कि आपके उत्तर में एक आशावादी झलक हो। भले देश में कुछ भी हो रहा हो, भले देश में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम पर एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करके एकदम खिचड़ी बन रही हो विचारों की, लेकिन आपका जो उत्तर होना चाहिए एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि इंट्रो कहां लिखना है, इंडियन पॉलिटिकल की जो कैरेक्टर है उसमें 5 पॉइंट आपको देना है। प्रेजेंट सिनेरियो जब आप लिखते हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर, सीए, एनआरसी, माइनॉरिटी से लेके जो 4-5 घटनाएं 10 साल में हुई हैं उसके बारे में लिखना है। फिर क्या चेंज हुआ है 2014 के बाद, इंटरनेट रिवॉल्यूशन के बाद या सोशल मीडिया के आने के बाद, वो मेंशन होना चाहिए। फिर जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उनका कैरेक्टर क्या है या उसके पीछे एम्बिशंस क्या है वो मेंशन होना चाहिए। वोट बैंक इफेक्ट कैसे है, वोट बैंक को बनाना, वोट बैंक को बिगाड़ना, वो होना चाहिए। और फिर ये कॉमन कैरेक्टर है, राजनीति का यह गुण है, यह पहले भी था, यह आज भी है। और कंक्लूजन हमेशा इस बात पर रहना चाहिए कि भारत की राजनीति में कई तरह के प्रयोग होते हैं। अक्सर राजनीतिक दल अपने लाभार्जन के लिए कई प्रकार के चुनावी मुद्दों को बनाते हैं, तो इसमें यह मुद्दा दिखाई दे रहा है। उत्तर कोई भी हो, माफ करिए, प्रश्न कोई भी हो, उत्तर का ढांचा यही रहेगा। जब तक आप सारी चीजों को नहीं जानेंगे, शब्दों को नहीं जानेंगे, तब तक आप उत्तर लिख ही नहीं पाएंगे। और लिखते भी हैं तो 30 से 40% से ज्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आंसर को लिखते वक्त बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर आपके कंटेंट में ये सारे शब्द नहीं आए जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स, टॉप मोस्ट पत्रकार, टॉप मोस्ट मीडिया जगत शब्द प्रयोग करते हैं, फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे एक शब्द है माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम। शशि थरूर जी ने एक बात कही थी जब उन्होंने कहा था कि नाउ वी आर गोइंग इन द पीरियड ऑफ हिंदू तालिबान। कहने का मतलब है कि जो हिंदू धर्म है वो तालिबान की तरह बन रहा है। एक बार आ चुका है। असहिष्णुता से आप क्या समझते हैं, सीधे पूछ दिया आईएएस में। हालांकि बीपीएससी में नहीं पूछा, बीपीएससी वाले 2 कदम आगे हैं, उन्होंने पूछ दिया हिंदुत्व। तो अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं है तो फिर आप प्रश्न को अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा, यही सारी चीजें हैं जो बच्चे ना ऐसे में यूज करते हैं, ना इंटरव्यू में यूज करते हैं, ना मेंस में। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। हिंदी बेल्ट का रिजल्ट 3 से 4% तक लिमिटेड होने का कारण ही यही है कि जो भी देश में हो रहा है उसकी उनको पॉलिटिकल नॉलेज, रियलिटी नहीं है। वो तथ्यों को रटते हैं, किसी कोचिंग के नोट्स को रटते हैं, किसी टीचर के पीछे भागते हैं, कभी एनालिटिकल व्यू डेवलप ही नहीं करते। हालांकि चाहे बात यूपीएससी की हो, बात चाहे यूपीपीसीएस की हो, बात चाहे बीपीएससी की हो, सब में एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। और हो सकता है कांग्रेस बनाम बीजेपी न पूछे, लेकिन अगर पूछ दे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट और कल्चरल स्टेट की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन करिए और कंपेयर करिए और इनका इंपैक्ट भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर क्या पड़ रहा है या पॉलिटिकल सिनेरियो पर क्या पड़ रहा है, एनालिसिस करिए। कैसे लिखेंगे आप वही लिखेंगे जो व्हाट्सएप पर पढ़ते हैं, आप वही लिखेंगे जो न्यूज़पेपर पे पढ़ रहे हैं, आप वही लिखेंगे जो किसी ने बोल दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन सब के बारे में जानना, सोचना, समझना, एनालिटिकल माइंड डेवलप करना, पॉइंट्स लिखना कि क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये चीजें अगर आपने डेवलप नहीं की तो फिर आप बेटर आंसर नहीं लिख पाएंगे। आपके मार्क्स तो मिलेंगे लेकिन 30% से ज्यादा नहीं।